सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। दिस इज अंकित फ्रॉम क्यूबरिटी भागलपुर और आप देख रहे हैं एडुविस। तो यार इस वीडियो में मैं आपको जोसा काउंसलिंग के ऊपर कंप्लीट गाइडेंस दूंगा। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा कि जोसा काउंसलिंग क्या होती है और कैसे होती है। साथ ही साथ बात करूंगा यार इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, ताकि आप पहले से ही तैयार रहें। इसमें मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, या बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर से भी नहीं बताऊंगा। जितने इन्फॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंट है केवल उतना ही बताऊंगा। और वीडियो को यार पूरा देखना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता है, जिसकी वजह से जब वो अपना काउंसलिंग करा रहे होते हैं तो उसमें कई सारी गलतियां कर देते हैं, जिनकी वजह से जितना अच्छा कॉलेज उनको मिल सकता था वो नहीं मिल पाता है। तो ये गलती आपसे ना हो, इसलिए यार वीडियो पूरा देखना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे, स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले यार बात करते हैं कि इस वीडियो में मैं किस किस चीज़ पे बात करने वाला हूँ। तो जल्दी से क्विक रिव्यू ले लेते हैं, ताकि आपको भी पता रहे कि क्या क्या आने वाला है। तो यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे मैं बात करूँगा कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, साथ ही साथ एक्सपेक्टेड टाइमलाइन क्या होती है, मतलब क्या क्या डेट रहेंगे। टेंटेटिव डेट्स ही बता सकते हैं। बाकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो होता है, जो क्या क्या स्टेप लगते हैं। सीट एक्सेप्टेंस फीस, मतलब फीस भी लगती है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब एक बार चॉइस आप जब ले लेते हो तो उसके बाद आपको फीस पेमेंट करना पड़ता है, ताकि आपका चॉइस लॉक हो जाए। उसके बारे में बात करूंगा। फिर डॉक्यूमेंट्स यार कौन कौन से रिक्वायर होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही वाला है, इसको यार मिस मत करना। फिर नेक्स्ट यार जो टिप्स है, कुछ टिप्स हैं जो कि जब मैंने अपना दूसरा काउंसलिंग कराया था उस टाइम पर मैंने कुछ चीज़ें सीखी, उसी में आपके साथ शेयर करूंगा। फिर यार काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, उसके बाद C7 राउंड जो होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार जो जोसा होती है ना, वो एक काउंसिल है जो कि पूरा काउंसलिंग कराती है जितने भी बीटेक के कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर, तो उसके लिए होता है। और ये जो होता है ये उन्हीं बच्चों के लिए होता है जिन्होंने जेईई मेंस या जेईई एडवांस क्वालिफाई किया हो, ठीक है। और इसमें इसका जो पर्पस है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पर्पस इज टू एलोकेट सीट्स इन प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस इंडिया, ठीक है। तो वही है। उसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर जो स्टूडेंट्स NITs के लिए या IIITs या GFTIs के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका जो मिनिमम क्राइटेरिया वो ये है कि जेईई मेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको। अगर IITs के लिए कर रहे हो तो आपको जेईई एडवांस क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि क्लास 12th में, चाहे आपने 2024 में या 2025 में पास किया हो, 75% आपको मतलब मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये चीज़ की मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके इतनी होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। फिर बात करते हैं एक्सपेक्टेड टाइमलाइन की। तो कौन कौन से किन किन डेट्स पे क्या क्या हो सकता है। तो जैसा कि जेईई एडवांस का जो रिजल्ट है, अभी तो पेपर हुआ नहीं है वैसे, बट जेईई एडवांस का जो रिजल्ट होगा वो 2 जून को रिलीज हो सकता है। ये टेंटेटिव डेट्स है, कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। फिर यार जोसा काउंसलिंग जो स्टार्ट होगी वो 3 जून से स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद होता है यार मॉक सीट एलोकेशन राउंड 1 एंड राउंड 2। तो इसमें ये होता है कि बच्चों को एक तरीके से मॉक राउंड होता है। इसमें उनको ये चीज़ बताई जाती है कि कैसे आपको सीट मिल रही होगी, ठीक है। उनको एक आइडिया हो जाता है कि कैसे आगे प्रोसेस करना है। तो यार ये सब प्रोसेस बहुत ज़्यादा अनचेंजेबल होता है ना, एक बार आपको सीट मिल जाती है तो फिर वो चेंज नहीं हो पाती है। तो इसलिए पहले से ही एक मॉक राउंड करा दिया जाता है, ताकि आपको अंदाजा हो जाए। इसमें कोई सीट फिक्स नहीं होता है आपका, बस ऐसे ही करा दिया जाता है, ताकि आप जान जाए कैसे होता है। फिर यार फाइनल जो डेट होता है चॉइस लॉकिंग का, वो लगभग 10 जून तक पड़ सकता है, 10 जून 2025। फिर सीट एलोकेशन राउंड, ऐसे 5 राउंड आपके चलेंगे। लगभग 6 राउंड होते हैं, जो फाइनल राउंड होता है 6 राउंड। तो टोटल 6 राउंड आपके सीट एलोकेशन राउंड हुए, सीट अलॉटमेंट राउंड। तो यार लगभग 12 जून से लेकर फिर 18 जून, फिर 22 जून, फिर 26 जून, फिर 30 जून। तो ऐसे करते आपका पूरा 5 राउंड खत्म हो जाएगा। और लास्ट वाला जो राउंड होगा 4 जुलाई को हो सकता है, वो है 6th राउंड। तो सबसे लास्ट राउंड वही होगा। उसके बाद यार C7 राउंड होता है। तो C7 राउंड जो होता है वो लगभग आपका मिड जुलाई में पड़ सकता है। तो ये जो टाइमलाइन है इसके अकॉर्डिंग आप मतलब उसमें क्या ही कर सकते हो आप, बट ठीक है, जो ये टाइमलाइन है उसके आइडिया आपको लग जाएगा कि कैसे क्या क्या होता है, कितने टाइम लगता है हर चीज में। फिर देखते हैं यार स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले यार आपको सबसे पहला काम आपको ये करना होता है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको करनी होती है, जो कि josa.nic.in एक वेबसाइट है, जो कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस के क्रेडेंशियल्स आप डालोगे वहाँ से आपका लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का। तो उसमें होता है कि आपको जो कॉलेजेस आपको चाहिए और उन कॉलेजेस के जो ब्रांच आपको चाहिए उनको आपको प्रायोरिटाइज करना होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी कॉलेज का अच्छा ब्रांच चाहते हो तो उसको आपको ऊपर रखना होगा। जो बेस्ट चॉइस आपको चाहिए होगी उसको आपको ऊपर रखना होगा। उससे नीचे उससे कम चॉइस, और सबसे नीचे वो रखना होगा जो बिल्कुल आपको नहीं चाहिए, या मतलब आपको सबसे कम वही चाहिए। तो जो बेस्ट चॉइस रहती है वो टॉप पे रहती है, जो मतलब नॉट बेस्ट चॉइस रहती है वो नीचे रहती है, ठीक है। तो आपको ये करना रहेगा। उसके बाद जैसे जैसे नेक्स्ट राउंड में आप जाते जाओगे आपको कॉलेजेस मिलते जाएंगे। फिर वहाँ पे आपको स्लाइड करना हो सकता है, या फ्लोट करना हो सकता है, फ्रीज करना हो सकता है। तो ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना यार। जो फ्रीज कॉन्सेप्ट है वो ये होता है जब भी आपको कोई मतलब ड्यूरिंग प्रोसेस आपको जब कोई कॉलेज मिल जाता है तो उसको अगर आप फ्रीज कर देते हो, इसका मतलब ये होता है कि आपने वो कॉलेज और वो ब्रांच एकदम ले लिया मतलब कि उसके बाद नेक्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, आपको वो राउंड वो कॉलेज और वो ब्रांच फिक्स हो चुके हैं। तो उसे कहते हैं फ्रीज, ठीक है। आपके पास लगभग यही 3 ऑप्शन होते हैं, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड का। तो इसमें फ्रीज ये होता है कि मतलब आपको जो भी कॉलेज चाहिए वो आपको मिल चुका है, ठीक है। फिर यार फ्लोट होता है। फ्लोट नहीं होता है कि आपको जो कॉलेज मिला है वो तो मिला ही है, वो आप एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन उसके ऊपर जो आपने प्रायोरिटी लिस्ट में अपने भरा होगा उन कॉलेज में अगर कोई ब्रांच मिल रही है आपको तो वो आप ले सकते हो। तो उसे कहते हैं फ्लोट। तो यार ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, फ्लोट ही करना चाहिए आपको, क्योंकि आपने जो लिस्ट आपने भरी है उसमें से मान लीजिए आपने लगभग 70 कॉलेज भरनी है। तो 70 कॉलेज में हो सकता है आपको 50वां कॉलेज मिल रहा हो,
लेकिन आप अगर फ्रीज कर दोगे तो वो वही कॉलेज आपको मिल जाएगा, फिक्स हो जाएगा आपका। लेकिन जब आप फ्लोट करे रहोगे तो उसके ऊपर के जितने बेस्ट कॉलेजेस आपने भरे होंगे वो भी मिल सकते हैं आपको। तो ये एक अच्छी चीज़ है, फ्लोट ही करना होता है पहले, दूसरे, तीसरे राउंड में, ऐसे करके जब तक आपको वही वो कॉलेज नहीं मिल जाए जिसमें आप 100% चाहते हो। फिर यार नेक्स्ट जो आता है वो है स्लाइड का ऑप्शन। तो जो स्लाइड का ऑप्शन होता है उसमें ये होता है, मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट का आपको मिल गया इसी ब्रांच, ठीक है। अब आप इंस्टीट्यूट फिक्स करना चाहते हो, आप चाहते हो कि उसी इंस्टीट्यूट में मुझे अच्छा ब्रांच मिल जाए, ठीक है। तो आप स्लाइड करते हो। इसका मतलब ये हुआ कि सेम इंस्टीट्यूट है, मान लीजिए ट्रिपल भागलपुर है, तो उसमें आपको मिल गया मैकेनिकल ब्रांच, मतलब MEA ब्रांच जिसको मेगाट्रॉनिक्स ब्रांच कहते हैं, वो ब्रांच आपको मिला। अब आप चाहते हो CS मिल जाए तो आप स्लाइड करोगे। इसका मतलब कि उसी में बेटर वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। फिर वो चीज़ आपने लिस्ट में भरी होगी तभी आपको मिलेगा, सीधी बात है। तो ये चीज़ है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कोई सीट आपने अगर मान लीजिए फ्रीज करती है तो उसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस होती है कि वो भरनी होती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, उसका 1-2 दिन लगता है उसमें। फिर उसके बाद आपका फाइनल अलॉटमेंट लेटर आता है उस कॉलेज की तरफ से जहां आपको मिला है, ठीक है। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है यार, और इसमें एक स्टेप वाइज मैंने बता दिया कि क्या क्या स्टेप होता है। रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर चॉइस फिलिंग हो गई, फिर मॉक सीट एलोकेशन हो गया, फिर जो सीट अलॉटमेंट राउंड्स होते हैं जिसके बारे में मैंने बताया, फिर जो ऑप्शंस होते हैं जैसे कि फ्रीज हो गया, फ्लोट हो गया, स्लाइड हो गया, ये सारे ऑप्शंस हो गए। फिर नेक्स्ट यार जो फाइनल एडमिशन वाला जो राउंड होता है कि इसमें आपको एक लेटर मिलता है इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो ये चीज़ है कि जैसे उसमें लिखा होता है कि आपने ये सीट एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस था इसी के अकॉर्डिंग होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सीट एक्सेप्टेंस फीस की। तो जनरल और OBC NCL के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो लगभग 35,000 होती है। और उसके बाद जो ST SC और PW कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 15,000 सीट होती है, ठीक, मतलब 15,000 का प्राइस होता है, ठीक है, सीट एक्सेप्टेंस फीस होता है। तो यार एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो फीस आपको दिख रही है, ये फीस कोई एक्स्ट्रा फीस आपसे चार्ज नहीं की जा रही है। ये फीस आपकी जो कॉलेज फीस होती है उसी में से कट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हटा के जितने फीस रहता है, आप जब एडमिशन कराओगे तो उतना ही फीस आपको देना पड़ेगा। ये फीस दोबारा आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये इसलिए करवाया जाता है ताकि आप बार बार कॉलेज चेंज ना करो या बार बार सीट चेंज ना करो, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। फिर उसके बाद यार हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब आप कोई सीट एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। तो डॉक्यूमेंट अब सबमिट में क्या क्या होता है, एडमिट कार्ड आपको चाहिए होता है, JEE से JEE एडवांस का, ठीक है, बेस्ड ऑन आप IIT स्टार कर रहे हो या NIT या GFTS कर रहे हो। उसके बाद यार रैंक कार्ड आपको चाहिए होता है जिसमें मार्क्स लिखे होते हैं, कितना परसेंटाइल कौन से सब्जेक्ट में आया है, वो वाला जो होता है उसे रैंक कार्ड कहते हैं। फिर उसके बाद क्लास 10th और 12th की जो मार्कशीट होती है और सर्टिफिकेट होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर मान लीजिए आप OBC NCL कैटेगरी है या ST SC कैटेगरी, तो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, वो आपको बनवाना है, लेटेस्ट बनवाना है। और इसका जो होता है एक टाइमलाइन भी होता है कि इसके मतलब एक फिक्स टाइम होता है कि इसके बाद एक्सपायर हो जाता है वो जो आप बनवाते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो आपको लेटेस्ट वाला बनवाना है जो कि एप्लीकेबल रहे, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल होता है सर्टिफिकेट। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है तो आपको जोसा के वेबसाइट पे एकदम क्लियर कट पता चल जाएंगी कि इसका फॉर्मेट क्या होता है और इसका क्या मतलब एक डेट होता है कि इसके बाद आपका जनरेट होना चाहिए, है ना। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान रखना है। तो उसके लिए यार आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, josa.nic.in, शायद यही वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट पे जाके आप डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं ऊपर से बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको कोई चीज़ बताने लगूँगा तो आपको भी लगने लगेगा बहुत ज़्यादा टफ है या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो वो चीज़ मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा इसलिए। तो डोमिसाइल हो गया यार, ये हो गया। अगर डोमिसाइल अगर आपका एप्लीकेबल है तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं। फिर आप पासपोर्ट साइज फोटो, ये तो लगता ही है वैसे, और आधार कार्ड हो गया, कोई फोटो प्रूफ ID हो गया। तो ये चीज़ है, इतना इन्फॉर्मेशन यार, इतना डॉक्यूमेंट आपको लगता है, ठीक है। और इसको यार आप पहले से तैयार करके रखो क्योंकि उस टाइम पे अगर आप ये सब करने बैठोगे ना तो देर हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस टाइम पे ये सब ना करना पड़े, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ। ये सारी डॉक्यूमेंट्स आप पहले से तैयार रखें, वो आपके लिए ज़्यादा फायदा करेगा। सो यार कुछ टिप्स के बारे में मैं बात करूँगा कि मतलब जब आप सीट की फिलिंग कर रहे हो या आप सीट ले रहे हो तो उस टाइम पे आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यार देखो, सबसे पहला चीज़ है रिसर्च थरली। तो रिसर्च आपको करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लेंगे, जिस भी कॉलेज में आप जाना चाहते हैं वहाँ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और वहाँ का सीट मैट्रिक्स क्या है, इन सब के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। कोई इंस्टीट्यूट होता है जो अपनी तरफ से कुछ एडिशनल क्राइटेरिया डाल देते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाल देते हैं, तो वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। मतलब पता लगे आपने यहाँ से सीट एक्सेप्ट कर लिया, फिर वहाँ पे जाके आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही नहीं मीट कर पा रहे हो, वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तो इसे आप रिसर्च कर लीजिए अच्छे से, जिस भी इंस्टीट्यूट को आप उसमें भर रहे हैं, मतलब अपने लिस्ट में जिन भी इंस्टीट्यूट को भर रहे हैं। फिर यार देखो, स्टे अपडेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे नोटिफिकेशंस आएंगे ड्यूरिंग द वीक, जो भी जितने भी डेट्स हैं अलग अलग राउंड्स के, उस टाइम पे जो जोसा की वेबसाइट है वहाँ पे अलग अलग नोटिफिकेशन आएंगे हर चीज़ से रिलेटेड। तो उसमें यार आपको हर दिन वेबसाइट खोल के एक बार देख लेनी है, चेक कर लेना कि कोई नोटिफिकेशन आया है जो आपके रिलेवेंट हो, है ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो वो चीज़ आपको देखते रहना है, ठीक है। उसके बाद यार डॉक्यूमेंट जितने हैं वो प्रिपेयर करके रखो, जितने भी डॉक्यूमेंट्स में, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्योंकि उस टाइम पे यार आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है, फिर एक दूसरा फॉर्म भरना पड़ता है जिस फॉर्म में आपको लिखना पड़ता है कि आप ये डॉक्यूमेंट बाद में सबमिट करेंगे, तो वो सब बहुत प्रॉब्लमेटिक ही है। इसलिए पहले से डॉक्यूमेंट तैयार रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद
डिटेल्स पे ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी कभी यही होता है ना कि आप डिटेल्स पे ध्यान नहीं देते हो, आपको लगता है कि ये चीज़ ऐसे होती है, बट जब आप डिटेल में जाते हो तो पता चलता है नहीं यार, इसमें ये क्राइटेरिया अलग था। तो उस पर डिटेल में ज़्यादा ध्यान देना। कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो यार गूगल का यूज़ करो, इंटरनेट का यूज़ करो, किसी से पूछो। हर तरह की जानकारी लोग आपके मतलब आस पड़ोस में कई सारे लोग होते नहीं है जो बीटेक कर रहे होते हैं या कई अच्छे कॉलेजेस में होते हैं, तो उन लोग भी काउंसलिंग ही करा के गए हैं वहाँ से, तो उनसे आप जानकारी ले सकते हो, उनसे पूछ सकते हो। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो भी ये तीनों ऑप्शन है जैसे कि फ्रीज हो गया, फ्लोट हो गया, स्लाइड हो गया, इन सबका जो मतलब मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। और अगर और जानकारी चाहिए इसके ऊपर तो आप इंटरनेट पे देख सकते हो, यूट्यूब पे भी देख सकते हो। तो यार वैसे मैंने ऊपर से बता दिया, बहुत ही सही तरीके से बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं और बता ही देता हूँ। फ्रीज में ये होता है कि आप कोई भी इंस्टीट्यूट जब आप लेते हो तो इसका मतलब ये हो कि अब आप वही इंस्टीट्यूट ले रहे हो, उसके आगे किसी भी मतलब राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, आपका फिक्स हो गया है वही इंस्टीट्यूट में वो वाला ब्रांच, ठीक है। फ्लोट में होता है कि आप अभी जो ले रहे हो वो तो एक्सेप्ट कर ही रहे हो, उसके ऊपर जितने भी आपने फिल किए हैं वो अगर मिल रहे हैं आपको, उनमें कोई भी ब्रांच मिल रही है तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। और वो ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं जा सकता। मान लीजिए अगर 50 आपको मिल रहा है तो इसका मतलब 50 के नीचे वाले आप नहीं ले सकते, सिंपल बात है, उसके ऊपर वाले ही ले सकते हो फ्लोट में, ठीक है। स्लाइड में होता है कि मतलब आपने इंस्टीट्यूट फिक्स कर लिया है कि आप इसी इंस्टीट्यूट में जाने वाले हो, लेकिन उसमें ये होता है कि अगर ब्रांच आपको अच्छी मान लीजिए नहीं मिली है तो आप ब्रांच में अपग्रेड कर सकते हो, तो ये चीज़ होती है, ठीक है। और ये सारी इंपॉर्टेंट बातें यार ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप इसमें गलती कर दोगे तो यार मतलब आपने 2 साल मेहनत किया, आप कैरी किया है ना, और वो चीज़ वेस्ट हो जाएगी। आप जो डिज़र्व करते थे वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। और ये केसेस ऐसा नहीं है कि मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ऐसे केसेस बहुत बार देखे गए हैं कि कई सारे अच्छे इंस्टीट्यूट मतलब मिल सकते थे बच्चों को, लेकिन उन्होंने गलती कर दिया, इसकी वजह से उनका प्रॉब्लम हो गया। तो ये चीज़ ना हो आपके साथ। तो इसके बाद यार जो लास्ट राउंड आता है, एक मतलब 6 राउंड के बाद भी एक राउंड होता है जिसको सीसा राउंड कहते हैं। तो इसमें ये होता है कि जो सीट्स ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ जोसा काउंसलिंग जो बच जाती हैं सीट्स, उनके लिए ये राउंड होता है, ठीक है। और ये किसी भी जी मेंस वैलिड रैंक के लिए ओपन रहता है, कोई भी इसमें भर सकता है। अगर आपने जोसा काउंसलिंग में ज्वाइन नहीं भी किया है स्टार्टिंग में, तो भी आप सीसा राउंड में बैठ सकते हो। तो इसमें ये होता है कि आपको पूरी तरीके से फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर से चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। ये पूरा एक अलग तरीके का पोर्टल है जो कि सीसा पोर्टल होता है, और ये उससे बहुत ज़्यादा जुड़ा नहीं है जोसा काउंसलिंग से, तो ये चीज़ है। और इसमें फाइनल एडमिशन राउंड है यार, इसके बाद कोई भी कॉलेज या कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ से कोई कॉलेज ले लेते हो तो फिर वो फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है सीसा राउंड को लेके। तो यार इतना था, और अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है ये इससे रिलेटेड, है ना। मैं वेबसाइट पे चेक करता रहता हूँ, मुझे कोई एज एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन नहीं मिला है। और अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है या कोई भी जानकारी मुझे मिलती है तो यार उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो यार इस वीडियो में इतना ही। और अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो, जो भी मैंने वीडियो में बताया, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर इसमें और ज़्यादा जानकारी आप लेना चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा उस पर कमेंट करो यार, ताकि मेरे को पता चलेगी और कोई इंप्रूवमेंट मैं अगर कर सकूँ तो उसमें मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।